वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूएस स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो यूएस का स्टॉक मार्केट कल एक पॉजिटिव नोट पर बिगिन हुआ था। इन्वेस्टर्स जो है वो कुछ की डेटा पॉइंट्स अवेट कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर सीपीआई का जो नंबर है यानी कोर इन्फ्लेशन का जो नंबर है उसका जो डेटा है वो आज अवेटेड है। एंड कुछ बड़े बैंक्स जो यूएस इकोनॉमी का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाते, तो उनके भी रिजल्ट्स इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीजें करंटली यूएस स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है वो वेट एंड वॉच मोड पर करंटली रख रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी फैक्टर इन होना शुरू हो गए हैं कि इन्फ्लेशन का नंबर कैसे आएगा। इन्फ्लेशन का नंबर अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो काफी होल्ड में आता हुआ नजर आ रहा है अभी भी। फेडरल रिजर्व ने हालांकि कहा है कि उनके जो भी टारगेट्स होंगे, जो भी चीजें वो लेंगे विथ रिगार्ड्स टू द पॉलिसी रेट, वो इन्फ्लेशन नंबर पर ही बेस्ड होंगे। इसलिए ये नंबर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या नंबर यहाँ पर रिपोर्ट होता है। अगर ऐसा देखा गया कि इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा ज्यादा है तो इक्विटीज के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखना काफी जरूरी होगा कि ये नंबर कैसे रिपोर्ट होता है। अगर इस हफ्ते के जो रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा था, जो यूएस के कुछ की बैंक्स के आने वाले हैं, तो उनमें जो नाम है दैट इंक्लूड्स बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस एंड वेल्स फार्गो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आने वाले। तो करंटली एक वेट एंड वॉच मोड पर है। थोड़े इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो भी चीजें है वो फैक्टर इन होना शुरू होगा, लेकिन जो डेटा आएगा उसी पर मेन रिएक्शन मार्केट का यहाँ पर होगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जापान। जापान का जो मेन इंडेक्स है दैट इज निकी 225, दैट हैज सर्ज्ड टू अ 34 ईयर हाई। एंड बैंक ऑफ जापान जो है उनके डिसीजन को अवेट करता हुआ ये एक्सपेक्टेशन है। तो ट्रेडिशनली जापान का जो इंडेक्स है वो पिछले 30-35 सालों में ज्यादा मूव होता हुआ देखा नहीं गया है। दैट इज द रीजन बिहाइंड उनकी इकोनॉमी एक बहुत बूम पीरियड से गुजरी थी इन 70s 80s। एंड एक एक्सपेक्टेशन था 90s तक कि वो जो पीरियड है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन पिछले 30 सालों में हार्डली कोई ग्रोथ देखी गई है। इन्फ्लेशन भी हमेशा कम रहता है, ज्यादा जीडीपी ग्रोथ भी नहीं देखी जाती। सो द जापानीज इकोनॉमी इज यूनिक इन दैट कंटेक्स्ट, जिसकी बात बहुत बार हुई भी है अबाउट हाउ जापान इकोनॉमी इज क्वाइट डिफरेंट। बट एक 34 ईयर हाई यहाँ पर उनके जो की इंडेक्स ने है वो कल बनाया है। इट इज क्वाइट रेयर टू सी सच अ सर्ज इन द जापानीज स्टॉक मार्केट्स। पिछला एक साल अगर हम देखें तो इनका ये जो की इंडेक्स है दैट हैज रैलीड बाय 30%। जबकि अगर हम इंडिया का निफ्टी इंडेक्स कंसिडर करें देन दैट हैज गॉन अप बाय अराउंड 20-22%। S&P 500 हैज गॉन अप बाय 24%। बट जापान्स इंडेक्स हैज आउट परफॉर्म इन कंपैरिजन टू दीज टू इंडाइसेस। तो बिगेस्ट सोर्स इस चीज का ये रहा है कि बैंक ऑफ जापान ने कुछ टाइम से ये कहा है कि दे आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द एक्सपांशनरी पॉलिसी, यानी जो लो रेट्स उन्होंने रखे हैं हमेशा उससे वो डिपार्चर लेने वाले हैं। ऐसे इंडिकेशंस उन्होंने देना शुरू किया था बिकॉज पिछला साल उन्होंने काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दिए थे। 2023 में उन्होंने रेट्स कम रख के एंड असेट बाइंग एंड यील्ड कंट्रोल पॉलिसीज रख के काफी अच्छे स्टिमुलस देने की कोशिश की, जिसका फायदा क्लियरली उनके स्टॉक मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन इन चीजों से वो डिपार्ट होने वाले हैं ऐसे कुछ संकेत आ रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते में ही जो अर्थक्वेक आया उसके बाद ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बैंक ऑफ जापान उन स्टांसेस को अभी तुरंत छोड़ने नहीं वाला है। तो इसको ही इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा पॉजिटिवली करंटली ले रहे हैं कि रेट हाइक जो है वो शायद बैंक ऑफ जापान बाद में करेगा। एंड इसी वजह से इक्विटी मार्केट्स सीम टू बी डूइंग वेल यस्टरडे। इसी के साथ कुछ और चीजें जिन्होंने थोड़ा हेल्प किया है जापानीज इकोनॉमी को पिछले एक साल में, कि उनका जो टूरिज्म है वो काफी अच्छे से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जब फॉरेन ट्रैवलर्स कंट्री में आके ज्यादा ज्यादा कंट्री में आते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लोकल करेंसी को बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ बाकी जो आपके सेक्टर्स है, टूरिज्म से अलाइड सेक्टर्स है, वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो पिछला एक साल जापानीज इकोनॉमी के लिए, जापानीज स्टॉक मार्केट्स के लिए एक काफी रेयर पीरियड रहा था जहां पर उनकी एक काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। अब बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर। तो इंडिया होल्ड बैक करने वाला है अपना $600 का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व शिपमेंट। तो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 50 बिलियन रुपीस यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपीस का उनका टॉप अप प्लान था ऑफ टॉपिंग अप देयर नेशनल क्रूड रिजर्व्स। तो जो इंडिया क्रूड के रिजर्व रखता है अपने पास, तो उसका टॉप अप इंडिया ने डिले कर दिया, यानी कुछ टाइम बाद इंडिया जो है वो ये जो रिजर्व्स है वो इंपोर्ट करने वाला है। उसका रीजन ये है कि जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि हो सकता है गवर्नमेंट को यहाँ पर लग रहा है कि उनको और बेटर रेट्स पर ये ऑयल के शिपमेंट्स मिल सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग एट करंट लेवल्स,
द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड कि वो थोड़ा डिले करेंगे इस शिपमेंट को, एंड दे विल लीज आउट द एम्प्टी अंडरग्राउंड स्टोरेज स्पेस टू द मेजर रिफाइनर्स एंड ऑयल मेजर कंपनीज, ताकि जो स्पेस करंटली खाली है बिकॉज ऑफ नॉट इंपोर्टिंग दीज ऑयल रिजर्व्स, वो किसी और चीज के लिए यूज हो सके। इंडिया की जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी लिमिटेड है, विद स्टोरेज फॉर ओनली 39 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड, विच इज barely enough फॉर 8 days ऑफ कंट्रीज कंजम्पशन। लेकिन करंटली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि सप्लाई शायद मार्केट में ऑयल का ज्यादा हो जाए, जिससे प्राइस थोड़ी और करेक्ट हो सकती है। तो मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है दैट इज एट ऑड्स विद अदर लार्ज कंज्यूमर्स, एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट को और कम करना चाहती है। अगर रेट्स में थोड़ा भी फायदा यहाँ पर इंडिया को होता है बाय डीलिंग देयर शिपमेंट्स एंड गेटिंग अ बेटर रेट्स, तो ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट के मायनों में यहाँ पर थोड़ा सा फायदा इंडिया को हो सकता है। इंडिया जो अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल का स्टॉक पाइल है वो 3 साइट्स पर रखता है, जहां पर कंबाइंड 13.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड स्टोरेज स्पेस होता है, दैट इज विशाखापट्टनम, मैंगलोर। तो ये सारे जो स्टोरेज स्पेसेस है वो करंटली एम्प्टी है। इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज की है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 3 चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉर 5 years। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का लॉजिक बेसिकली ये है कि जब भी किसी कंट्री से किसी भी कमोडिटी या फिर किसी भी गुड्स का सप्लाई इंडिया में अगर सस्ते रेट्स पर हो रहा होगा, तो उस पर गवर्नमेंट ज्यादा ड्यूटी लगा देती है, ताकि वो सप्लाई उतने चीप रेट्स पर इंडिया में ना आ सके। तो इसका रीजन यही होता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनका जो ट्रेड ट्रेड के जो कंसर्न्स है वो थोड़े से प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि चीप इंपोर्ट से उनका मार्केट का स्टैंडिंग जो है वो खराब ना हो सके। तो imposition of duties has followed the recommendations that were made by Directorate General of Trade Remedies, DGTR करके ये बॉडी होती है, वो रेकमेंड करती है, एंड जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो इस चीज को अप्रूव करती है। तो डीजीटीआर ने काफी सेपरेट प्रोब्स रन किए, एंड जहां पर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ प्रोडक्ट्स थे विच इंक्लूड्स व्हील लोडर्स, जिप्सम टाइल्स एंड इंडस्ट्रियल लेजर मशीनरी। तो इन प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा डंपिंग हो रही है फ्रॉम चाइना, एंड लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ऐसा डीजीटीआर ने यहाँ पर कंक्लूड किया था। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर होती है इस केस में, तो उसी का कॉग्निजेंस यहाँ पर डीजीटीआर लेता हुआ नजर आ रहा है, एंड इसीलिए उन्होंने ये ड्यूटी जो है वो लेवी करने का यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो लिया है। तो कंट्रीज, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी इनिशिएट होती है जब बहुत बिलो कॉस्ट इंपोर्ट्स यहाँ पर हो रहे हों। क्लियरली चाइना एक हमेशा से इस चीज का कैंडिडेट रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो FY23 में भी इंडिया के चाइना को जो किए गए एक्सपोर्ट्स थे, देवर ओनली 15.3 बिलियन US डॉलर्स, जबकि इंपोर्ट्स हमारे 98.5 बिलियन डॉलर्स थे। सो सिर्फ चाइना कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 83 बिलियन डॉलर्स का रहा था इन FY23। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की। बहुत सारे अपडेट्स कल आए थे फ्रॉम दी वाइब्रेंट गुजरात समिट, जहां पर अंबानी, अदानी, सुजुकी, ये सारे मेजर बिजनेसमैन एंड कंपनीज ने प्लेज किए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात क्लियरली एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यहाँ पर इमर्ज होता हुआ नजर आया एज पर द टॉक्स ऑफ सम ऑफ द बिजनेसमैन। एंड ओवर द पास्ट 2 decades जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ये एक ऐसा शो, ऐसा एक इवेंट हुआ है जहां से काफी सारे ग्लोबल बिजनेस नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज को मिली है। अगर बात करें कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए थे, तो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, ये सारे कंपनीज ने मिलके लगभग 2.35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लेज किया है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड कंपनी वाइज अगर बात करें तो मुकेश अंबानी जी ने ये कहा है कि रिलायंस वुड सेटअप इंडिया फर्स्ट कार्बन फाइबर फैसिलिटी इन हजीरा, जो गुजरात में लोकेटेड है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने ये भी एम्फोसाइज किया है कि रिलायंस गुजरात बेस्ड कंपनी कंटिन्यू होगी, इट विल कंटिन्यू टू बी अ गुजरात बेस्ड कंपनी। ऑब्वियसली गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में the business people and the companies will try to talk more in favor of Gujarat there. टाटा ग्रुप की तरफ से भी टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रा जी ने ये कहा है कि न्यू सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट लेटर वो इस साल गुजरात में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं, which is again in line with the nation's agenda to manufacture chips in India. एंड इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि टाटा मोटर्स भी एक फैक्ट्री सेटअप करेगा टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन बैटरीज इन सानंद, जिसकी इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज स्लेटेड टू बी 20 गीगावाट पर आवर।
अदानी ग्रुप की जहां तक बात आती है तो अदानी ने ऑलरेडी गुजरात स्टेट में काफी सारे प्लान बताए थे। उन्हीं चीजों को रीइटरेट करते हुए गौतम अदानी जी ने कहा है कि दे प्लान टू इन्वेस्ट ₹2 लाख करोड़ इन ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वहीं अगर हम सुजुकी की बात करें तो तोशिहिरो सुजुकी जो प्रेसिडेंट है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के, उन्होंने कहा है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 35,000 करोड़ to set up their second facility in Gujarat as they look to ramp up the production to 40 lakh units. मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी अपने एनुअल रिपोर्ट में भी ये प्लान्स बताए थे इन FY23 एनुअल रिपोर्ट, तो उन्हीं चीजों को उन्होंने यहाँ पर रीइटरेट किया है। एक और मेजर न्यूज विच केम लेट yesterday was regarding a notification by the income tax department। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन दिया जहां पर उन्होंने कंपनी का नाम तो नहीं लिया बट क्वाइट क्लियरली इट इज रिगार्डिंग पॉलीकैप, जहां पर उन्होंने ये बताया कि दे कंडक्टेड सर्च in the company's premises and some major distributors in of more than 50 locations जहां पर पॉलीकैप के distributors and उनके plants located है। And some of the findings regarding this company here that the income tax authorities have told in the notification, ये काफी बड़े numbers है यहाँ पर। Unaccounted cash sales of around 1,000 crores किए गए थे as per the notification of income tax department, which were not recorded in books and obviously अंडर रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने सेल्स एंड ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट भी अंडर रिपोर्ट किया है जिससे टैक्स बचाने की कोशिश की गई है। ऐसा एक्यूजेशन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च ऑपरेशंस अनअकाउंटेड कैश एक्सीडिंग ₹4 करोड़ भी रिकवर की गई विच वाज सीज्ड एंड मोर देन 25 बैंक लॉकर्स हैव बीन पुट रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पर काफी बड़े एलिगेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन के द्वारा किए हैं। कुछ दिनों से स्पेकुलेशन इस चीज का चल रहा था, कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी आए थे कि कुछ रेड्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करंटली पॉलीकैप के प्रेमाइसेस पर कंडक्ट कर रहा है, पर फर्स्ट टाइम एक फॉर्मल नोटिफिकेशन यहाँ पर अनाउंस किया है। सो ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इफ द क्लेम्स if the accusations that income tax department here has told about वो अगर ट्रू होते हैं। अगली अपडेट है अबाउट फिनिक्स मिल्स, जिन्होंने अपने Q3 के अपडेट यहाँ पर दिए हैं। तो फिनिक्स मिल्स बेसिकली एक रियल एस्टेट एंड मॉल मैनेजिंग कंपनी है एंड उनका यहाँ पर रिपोर्टिंग है कि दे हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q3 एंड फॉर द 9 months ऑफ FY24 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है इन द Q3 क्वार्टर एंड ये 9 months की जहां तक बात आती है तो 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी गई है। ये जो रैंप अप है दैट इज मेनली इन लीज्ड एंड ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसीज इंप्रूविंग इन ऑल मेजर मॉल्स दैट दे ऑपरेट। बहुत सारे सिटीज में इनके मॉल्स है, फिनिक्स मार्केट सिटी के नाम से पुणे में इनका एक बहुत बड़ा मॉल है, वैसे ही मुंबई एंड पुणे में एक और मॉल उन्होंने रिसेंटली शुरू किया है। तो ये सब चीजों में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑन अ लाइक टू लाइक बेसिस कंजम्पशन इज अप बाय 4%, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट किया है एंड ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस है वो 30% से इंक्रीज होके 700 करोड़ तक पहुंच गए। द नेक्स्ट क्वार्टरली अपडेट इज अबाउट सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड ने भी अपनी Q3 के अपडेट कल पोस्ट किए थे। दे हैव पोस्टेड क्वाइट गुड नंबर्स हियर। काफी अच्छे ट्रेंड्स अक्रॉस ज्योग्राफीज दिखाई दिए हैं, ऐसा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 24% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है कंपनी ने एंड 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है फॉर द 9 months पीरियड ऑफ FY24 compared to the 9 months period of FY23। 40% इंक्रीज दिखा है फुटफॉल्स में एंड 6% इंक्रीज है इनवॉइसेस में। सो डिस्पाइट राइजिंग गोल्ड प्राइसेस कंपनी का ये कहना है कि दे हैव बीन एबल टू मेंटेन वॉल्यूम ग्रोथ इन दिस सेगमेंट एंड 27% का वॉल्यूम ग्रोथ डायमंड ज्वेलरी में दिखा है जबकि गोल्ड ज्वेलरी में 9% का ग्रोथ है। ट्रिपल SG ग्रोथ यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है टू अंडरस्टैंड एनी रिटेल फोकस बिजनेस, तो उसमें जो ग्रोथ है दैट इज 17% इन दिस Q3। सो ये एक काफी अच्छा मेट्रिक यहाँ पर नजर आ रहा है कंपनी का। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बेसिकली मींस कि जो भी कंपनी के स्टोर्स ऑपरेट कर रहे थे बिफोर फॉर द कंपैरेटिव पीरियड दे आर on an average witnessing a 17% growth. So out of the 24% growth 17% तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ही यहाँ पर नजर आ रही है। 9 months की जो ट्रिपल SG ग्रोथ है दैट इज 19% आउट ऑफ द 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जहां तक कि एडिशंस ऑफ न्यू शोरूम्स की बात है तो करंटली टोटल पोर्टफोलियो कंपनी का 155 शोरूम्स का हो चुका है एंड दे हैव लॉन्च्ड 19 शोरूम्स इन द लास्ट 9 months। इन FY24 में 19 शोरूम्स उन्होंने ऐड किए। सो काफी तेजी से ये स्पेंडिंग्स कर रहे हैं टू गेट मोर शोरूम्स टू देयर पोर्टफोलियो। आज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिनकी बात ऑलरेडी कल के वीडियो में गौरव सर ने की थी, बट विल हैव टू ट्रैक देम कि आज इनके नंबर्स कैसे आएंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। HDFC AMC TCS Infosys जैसे कुछ
की रिजल्ट्स आज हमें देखने को मिलेंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। So this is basically a news based believe it or not, but something like this happened and I thought that इसको believe it or not में include करना ही better होगा। तो यूएस की जो SEC है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, उनके अकाउंट से एक ट्वीट गया था परसों, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि बिटकॉइन का जो ETF है वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। एंड उसके बाद बिटकॉइन की जो वैल्यू है उसमें भी 2.5% जंप देखा गया था। एंड सारे न्यूज आउटलेट्स जो भी ट्रैक करते हैं ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, सो जो भी ट्रैक करते हैं उन सब ने रिपोर्ट किया कि ये चीज जो है वो अप्रूव हो चुकी है। एंड उसके कुछ टाइम बाद एसईसी के जो चेयरपर्सन, उन्होंने ये ट्वीट किया अपने अकाउंट से कि जो एसईसी ने पोस्ट किया था वो इनएक्यूरेट है एंड किसी ने उनका अकाउंट हैक करके ये पोस्ट किया है, ऐसा उन्होंने 30 मिनट्स बाद क्लैरिफाई किया। 30 मिनट्स तक ये पोस्ट जो है एसईसी के एक्स के अकाउंट पर एक्टिव दिखाई दे रहा था, जिसके बाद बहुत सारी मार्केट मूवमेंट भी होने लगी, स्पेशली इन द बिटकॉइन स्पेस। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बाद में ये कहा कि उनकी जो सोशल नेटवर्क की सिक्योरिटी है दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके बाद कुछ वॉर ऑफ वर्ड्स आल्सो हैव हैपेंड बिटवीन एसईसी एंड एक्स, जहां पर दे अक्यूज्ड एक्स ऑफ नॉट हैविंग इनफ सिक्योरिटी, जबकि एक्स ने कहा था कि जो सोशल मीडिया सर्विस है एसईसी के अकाउंट की, दैट वाज अक्वायर्ड फ्रॉम एन एसोसिएट फोन नंबर। सो बेसिकली एसईसी ने अपने अकाउंट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, जिस वजह से इट वाज वल्नरेबल टू सम ऑफ द साइबर अटैक्स। एंड इसी के चलते समवन हैक्ड इनटू देयर अकाउंट एंड पोस्टेड कि बिटकॉइन की जो ETF है वो अब अप्रूव हो गई है, व्हिच नेचुरली वाज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने बाद में लेटर क्लैरिफाई किया। बहुत टाइम से इसकी चर्चे होते आ रहे हैं कि बिटकॉइन का ETF अभी आने वाला है। इसको मैंने पहले भी एक बार बिलीव इट और नॉट में कवर किया, बट ऐसी चीज फॉर्मली अनाउंस हो गई एंड लेटर इट वाज टेकन डाउन। सो दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 days एज फार एज क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स गोस। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है एंड शेयर करिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए, बहुत अच्छे ऑफर्स आपके लिए करंटली चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारे जो प्रोडक्ट्स है मॉडल पोर्टफोलियोज उनको एक बार ट्राई करें। उसके साथ आपको ई लर्निंग के कोर्सेज भी मुफ्त मिलेंगे अगर आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को परचेज करते हो। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ये अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।